तो मेरे फ्रेंड ने, जब मैं बीएचईएल में थी तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप ये ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन देखिए, वो एक लूसिड बोल चाल की जो भाषा है उसी में एक्सप्लेन करते हैं। और जब मैंने देखना शुरू किया तो मेरे लिए इतना ईजी हो गया, मैं सिर्फ सुनती थी, वो पीपीटीज मिल जाते हैं क्योंकि बाद में मैं सिर्फ सुनती रहती थी, समझ लेती थी और फिर एडिटोरियल पढ़ती थी न्यूज़पेपर से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एएस में। हालांकि आप देख के पहचान ही गए होंगे कि हम जागृति अवस्थी के यहाँ पहुंच चुके हैं और जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जागृति अवस्थी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने ये सक्सेस अचीव की है। थैंक यू वेरी मच। ओके जागृति, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये आपकी रैंक आई है, जो आपको ये सक्सेस मिली है, क्या ये इसके लिए पहले से कोई स्ट्रैटेजी थी कि मुझे सिंगल डिजिट रैंक सिक्योर करनी है? नहीं, कोई सिंगल डिजिट स्ट्रैटेजी रैंक की स्ट्रैटेजी तो नहीं थी। आई थिंक कोई नहीं इस तरह से बनाता है। हाँ, ये ज़रूर था कि आईएएस मिल जाए और आईएएस में भी टॉप 50 में आ जाए तो एक था कि बेस्ट देना है, मगर सिंगल डिजिट रैंक इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। ओके। अगर बात करें स्ट्रगल की, कि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल होता है, वो चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ हो, किसी भी तरह का हो सकता है। तो क्या आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन की जर्नी में आपने कोई स्ट्रगल फेस किया? अगर फेस किया तो उससे आपने डील कैसे किया? देखिए, मैं अपनी फ़र्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं, जो मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, उस समय मैं जॉब में थी, तो टाइम निकालना एक स्ट्रगल था। व्हाटएवर आई कुड, मैं डेली 2-3-4 घंटा जो भी मैनेज करती थी, पर उससे हुआ नहीं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, इज़ इट द राइट टाइम टू लीव द जॉब? तो जॉब छोड़ना मेरे लिए, मैं कहूँगी, एक स्ट्रगल पॉइंट था, क्योंकि वापस स्टूडेंट लाइफ में आना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ देना और जन अगेन कोविड में भी ये थॉट्स दोबारा आने लगे कि अरे नहीं छोड़नी थी क्या, अब फाइनेंशियली मैं तो अपने आप को इनसिक्योर पा रही हूँ। बट कोई भी तरह का स्ट्रगल हो, इवन जैसे आपने कहा कई बार फाइनेंशियल, इमोशनल या हेल्थ स्ट्रगल्स आते हैं, अपनी नज़र हमेशा आप लक्ष्य पे बना के चलिए। इमोशनली मैं डाउन फील करती थी कि नहीं हो रहा है, शायद सिलेबस नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह की सारी थॉट्स आते रहते थे। आई वुड ऑलवेज कीप माई आइज़ ऑन माई गोल्स, कि मैंने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, मेरे पेरेंट्स ने बचपन से अभी तक किया, नाउ इज़ द टाइम कि मैं उसको पूरी तरह से ओवरकम करूँ। एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, प्रॉब्लम सबके साथ हैं किसी ना किसी तरह की, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं उस पर अपना पूरा ध्यान लगाइए। सो आई थिंक दैट पॉजिटिव अप्रोच इज़ नीडेड टू फाइंड सोल्यूशंस एंड नॉट फोकस अपॉन योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो आपने जैसे एक क्वेश्चन का अपने आप ही जवाब दे दिया। मेरा क्वेश्चन ये था अगला कि आपने जो जॉब क्विट की है, ये खुद में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कुछ लोगों के लिए। इनफैक्ट आपके लिए भी रहा होगा, जैसे कि आपने बोला। बट इस चीज़ को इंश्योर कैसे किया कि हाँ मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है आज के टाइम पे, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये इंश्योर करना कि मैं छोड़ के इसको अचीव करूँगी यूपीएससी को। तो इसके लिए आपने मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया अपने पॉइंट को कि नहीं, छोड़ के मैं अपन यही करूँगी, सब कुछ करूँगी? देखिए, जॉब में रहते हुए भी मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल नहीं अपनाया, मैंने सेविंग्स किए, क्योंकि जब मुझे ये लगने लगा था कि अब मेरा सिविल सर्विसेज का मूड है, और ये मैं जानती हूँ कि सिविल सर्विसेज में कई बार समय लग जाता है, मुझे खुद को 2.5 साल का समय लग गया, जुलाई 2019 से सितंबर 2021 तक। तो मैंने सेविंग्स इकट्ठे कर लिए थे, जो थोड़ा सा एक मेरे को सिक्योरिटी फैक्टर था। उसके अलावा जो आपने डिसीजन कहा, तो मेरे पास एक छोटा सा प्लान बी भी था, क्योंकि यू डोंट नो, यू मे फेल। तो प्लान बी ये था कि फिर मैं एमटेक और पीएचडी के थ्रू कुछ उस फील्ड में चली जाऊंगी। हालांकि जो कॉन्फिडेंस की बात करूं, तो जब मैंने पहला प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला, उससे कॉन्फिडेंस ये आया कि डेफिनेटली मैं फ़ेल हुई हूँ, बट इट इज़ डूएबल, क्योंकि चीज़ें याद नहीं आ रही थी। सो अगर मैं रिवाइज़ करूँगी तो हो जाएगा। तो एक ये था कि मैंने अभी 100% नहीं दिया है, द डे आई गिव 100% आई डू इट। तो उसने मुझे प्रॉम्प्ट किया दैट लीव द जॉब एंड गिव योर 100%। ओके, सो जैसे कि आपने रिवीजन की बात की, तो एक क्वेश्चन मेरे अराइज हुआ कि जब हम बिगनर होते हैं, जब हम इस प्रिपरेशन में आते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो एक तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक बहुत ह्यूज बुक होती है ये। सो आप ये कैसे इंश्योर करते थे कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको मगअप करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए, मैं यही कहती हूँ कि एग्ज़ाम की डिमांड्स को समझिए। आप सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, और टॉपिक वाइज। तो आप हर टॉपिक में देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। फिर जब आप पढ़ रहे हों तो उस तरह से पढ़िए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो मैंने यही किया, और रिविजन के लिए मैं कहूँ, मैं फर्स्ट रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए करती थी, सेकेंड रीडिंग में पेंसिल से हाईलाइट, थर्ड रीडिंग में पेन से हाईलाइट, फोर्थ रीडिंग में हाईलाइटर जो फ्लोरेसेंट होते हैं, और उसके बाद में से फ्लोरेसेंट पोर्शन रिवाइज करती थी, उसमें भी मैं स्टार मार्क करती गई। सो सब्सिक्वेंटली कम करते चाहिए अपने रिवीजन का जो कंटेंट है।
और यही मेरी स्ट्रैटेजी रही, एग्ज़ाम की डिमांड्स को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको समझा सकते हैं ताकि आप अननेसेसरी ना पढ़ें। ओके। सो जागृति, एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे कि आपने बताया कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहिए, बट इसको करने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चे ब्रेक कर देते हैं। क्या ये रेगुलरली करना चाहिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस और सिलेबस, और क्या हमें उसके नोट्स बनाने चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे हमें अप्रोच रखनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के? देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया है, मैंने सिलेबस की कॉपी ली और हर बुलेट पॉइंट को एक सेपरेट पेज में प्रिंट किया। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, उस बुलेट पॉइंट के नीचे मैंने उन क्वेश्चंस को प्रिंट किया और उसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के समझती थी कि पूछा क्या है। ना मुझे सोल्यूशन जानना था, ना मुझे कुछ उसमें एनालाइज करना था, सिर्फ ये कि क्वेश्चन है क्या, पूछते क्या हैं, प्री के भी और मेंस के भी। ये हर टॉपिक के लिए करने में मुझे 1 महीने का समय लग गया था। पूरा जुलाई 2019 इसी में मेरा बीता। उसके बाद आपने कहा कि समय समय पे, सपोज़ आपने कोई बुलेट पॉइंट कंप्लीट किया, अभी आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है या आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, आप उस पेज को ले लीजिए जहाँ पर उसका सिलेबस और क्वेश्चंस हैं, दोबारा उसको करके देखिए। इस बार आप उसे अटेम्प्ट करें ताकि आपको समझ में आए क्या आपने सफिशिएंट पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं किए हैं। अप्रोच अगर आंसर्स की तरफ थी तो वो मेंस में ज़्यादा मैटर करती है अप्रोच, क्योंकि लिखने के लिए आता है। तो मैं डेली एक क्वेश्चन लिखती थी। यदि मैंने कोई टॉपिक कंप्लीट किया तो मैं उसका 1 या 2 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखूंगी और उसको बार बार लिखती थी, 20-20 मिनट लिखती रहती थी कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की अप्रोच मेरी रही है और समय समय पर उन क्वेश्चंस को देखती रहती थी। ओके। सो जागृति, जो एग्ज़ाम है, ये इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और इसको कंप्लीट करना टाइम पे खुद में एक चैलेंज होता है। किसी के लिए चैलेंज हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। बट अगर आपकी बात करें तो क्या आपने इसके लिए कोई वेल प्लान्ड स्केड्यूल बनाया था कि मुझे डेली इतने टारगेट कंप्लीट करने हैं सो दैट कि मेरा इतने मंथ में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए? और अगर बनाया था तो आप उस पर क्या पूरा खरे उतर पाते थे? नहीं उतर पाते थे तो उसके लिए आप क्या करते थे? देखिए, जो टारगेट्स होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है मैक्रो टारगेट और एक होता है माइक्रो टारगेट। ये कहना कि मैं इस एक पर्टिकुलर महीने में हिस्ट्री पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं ये सोचूं कि मैं एक-एक, 2-2 या सपोज़ 2 वीक्स में मॉडर्न को दूंगी, 1 वीक में एंशिएंट को दूंगी, 1 वीक में मिडिवल को दूंगी। ये मेरे हो गए सब पार्ट्स टारगेट के। जब मैं 2 हफ्ते में मॉडर्न कर रही हूँ तो मैं हर दिन ये सोच के चलती थी कि मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरीके के टारगेट्स। और डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, चूँकि आपने कहा सिलेबस काफ़ी वास्ट है और मैंने जुलाई से लेकर के अक्टूबर 2020 जब प्रीलिम्स हुआ है, जुलाई 19 से लेकर के, तो डेली 8 से 10 घंटा पढ़ा। और इस तरह के माइक्रो टारगेट, पर डे के टारगेट, पर वीक के टारगेट, पर मंथ के टारगेट्स, इनको मैं चेस करती रहती थी। क्या आप उस टारगेट को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं? कोशिश होती थी कि हो जाए, मगर मोर ऑफन देन नॉट आपका थोड़ा बहुत इधर उधर स्लिप होगा। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो चेक्ड इन दिस एग्जाम, हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्रेन यू हैव। सो आपको एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए कि अगर कोई सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा थी, आपने कुछ कम टाइम दिया है, तो उसको कहाँ एडजस्ट करें। टाइम इज़ लिमिटेड, सो कई बार एडजस्टमेंट्स करने होते थे। बट बाय एंड लार्ज अगर आप एक लार्जर पिक्चर देखेंगे तो थोड़े मार्जिन ऑफ एरर से वो टारगेट कंप्लीट होते थे। ओके। और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें और मेंस की बात करें तो इन दोनों को क्या आपने पैरेलली लेके चला? देखिए, दोनों के लिए जो नॉलेज बेस है वो तो सिमिलर है, बस राइटिंग अप्रोच बदलता है। मेंस में आप सब्जेक्टिव ओपिनियन बेस्ड या एक बैलेंस ओपिनियन देने की कोशिश, प्रो कॉन्स अप्रोच, और प्री थोड़ा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है, फैक्चुअल है। तो जब आप पढ़ रहे हों तो आप इन फैक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए और उन ओपिनियंस पे भी ध्यान दीजिए। सपोज़ आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, किसी स्कीम के बारे में पढ़ा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम क्या है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम क्या है, उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, व्हाट मोर द गवर्नमेंट नीड्स टू डू, व्हाट इज़ माई ओन विजन अबाउट इट, और व्हाट इट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज इन द सोसाइटी और वेर एवर इट इज़ एम्ड एट। उस तरीके की अप्रोच मेरे लिए मेंस है और प्री है। तो जब मैं पढ़ रही हूँ, मैं फैक्ट्स भी पढ़ूंगी और मैं ओपिनियन भी पढ़ूंगी। जो मैंने कहा क्वेश्चंस, अच्छा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगी तो मैं प्री के भी करूँगी, मेंस के भी करूँगी। लेकिन जब मेरा एग्जाम फाइनली आएगा पास में, तो मैं प्री के पहले सिर्फ फैक्ट्स रिवाइज करूँगी, मेंस के पहले मैं सिर्फ ओपिनियन रिवाइज करूँगी। बट जब मैं इनिशियली पढ़ रही हूँ, मैं दोनों को साथ लेकर के चलूँगी। ओके। सो बात अगर मेंस की आती है तो वो करंट से कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा होता है, और उसमें जब करंट की बात आती है, कुछ करंट से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें कुछ डेटा पुट करने होते हैं, कुछ फैक्ट्स पुट करने होते हैं। तो क्या आपने उसके लिए कंपाइल्ड नोट्स बनाए थे पूरे ईयर के? देखिए, पूरे ईयर के मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए थे। बहुत सारी कंपाइलेशंस आपको मिल जाती हैं, जो आपको अच्छी लगती हो आप देख सकते हैं। और अब तो रिच क्वालिटी कंटेंट आपको ऑनलाइन ही मिलने लगा है। मैंने नोट्स बनाए थे डेटा के, और मैंने डेटा टॉपिक वाइज बनाया था। जैसे कि विमेन पे है तो मैं विमेन पे जो भी स्टैंडर्ड डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ कहा हो, कुछ कॉम्प्रहेंसिव ये जो न्यूट्रिशन सर्वे होते हैं उनने कहा हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कहा हो,
सेंसस ने कुछ कहा हो। डेटा के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ये एनजीओ की रिपोर्ट्स, जो जैसे एसर है, अच्छा एनजीओ है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, अननेसेसरी डेटा सोर्सेस मत देखिए, स्टैंडर्ड देखिए, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हो गए, यूनाइटेड नेशंस के रिसोर्सेज हो गए, इनको मैंने एक जगह लिख लिया। एनवायरनमेंट के लिए यूएनईपी की कोई रिपोर्ट, और एक एक दो दो लाइन का डेटा कि अकॉर्डिंग टू यूएनईपी पर कैपिटा एमिशंस इन इंडिया आर लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। अब वो क्या है वो भले ही आपको ना पता हो, लेकिन एक ये सेंटेंस वाइज डेटा हर टॉपिक में बनाए, ये आपको इंट्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं, ये आपको एसेज में हेल्प करते हैं। ओके, सो आपने ऑनलाइन सोर्सेज की बात की, तो ऑनलाइन में सोर्सेज की बात करें, आपने ओनली एज का बहुत जिक्र किया कई जगह, और इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने किया, इसको एक्सेप्ट किया। सो अगर ओनली एज की एडिटोरियल की बात करें, तो वो कैसे यूज़फुल रहा आपके लिए? मैं आपको बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे वो एक प्रॉब्लम थी जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को है, द हिंदू के एडिटोरियल समझ ही नहीं आते हैं। उसमें एक तो कई बार थोड़ी जो लैंग्वेज है वो ऑर्नामेंटल होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही वेल लर्नेड एक्सपर्ट्स उसे लिख रहे हैं, और कई बार हम उसमें अपने काम की चीज़ नहीं निकाल पाते, क्योंकि एडिटोरियल यूपीएससी का सिलेबस तो नहीं है। तो मेरे फ्रेंड ने, जब मैं बीएचएल में थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप ये ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन देखिए, वो एक लूसिड बोल चाल की जो भाषा है उसी में एक्सप्लेन करते हैं। और जब मैंने देखना शुरू किया तो मेरे लिए इतना ईजी हो गया, मैं सिर्फ सुनती थी, वो पीपीटीज मिल जाते हैं क्योंकि बाद में मैं सिर्फ सुनती रहती थी, समझ लेती थी, और फिर एडिटोरियल पढ़ती थी न्यूज़पेपर से, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। उसके बाद फिर ये हो गया कि धीरे धीरे आपको वो रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कई टाइम ही नहीं मिला तो सीधे सुन लिया, नहीं पढ़ पाए तो डिस्कशन सुन लिया। कई बार डिस्कशन पढ़ तो लेते हैं पर टाइम के बाद भी समझ में नहीं आते। तो थ्रू आउट, ऑन एंड ऑफ, शुरुआत में तो बहुत कंसिस्टेंटली, लगभग 5-6 महीने कंसिस्टेंटली रहा है ओनली आईएएस एडिटोरियल का मेरा जो एसोसिएशन था। उसके बाद फिर मेरा थ्राइस अ वीक ऐसा कुछ हो गया था, एंड इट्स वेरी गुड क्वालिटी। इफ़ यू आर न्यू टू न्यूज़पेपर रीडिंग, जस्ट ट्राई इट वंस एंड आई थिंक यू लाइक इट। ओके, सो एज अ एस्पायरेंट आपने भी कभी फॉलो किया ओनली एज एडिटोरियल को, और जो एस्पायरेंट की जर्नी रही, तो आज आपके एस्पायरेंट की जर्नी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। सो आप ओनली एज के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो हम लोग से जुड़े हैं लगातार, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज जैसे आपने कहा ओनली आईएएस का जो प्लेटफॉर्म है, इसको रेगुलर फॉलो करिए। कम से कम आपके करंट अफेयर्स ना थरो रहेंगे, आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंस के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल। प्रीलिम्स बूस्टर एक अलग आता है, वो प्रीलिम्स के लिए, उसको भी सिर्फ सुन लीजिए तो एक आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। बाकी एस्पिरेंट्स को जनरली मैं ये कहूँगी, कंसिस्टेंसी रखिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बिना, क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ ही पता नहीं चलेंगी, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए, और डोंट रन बिहाइंड दीज many offline centers or anything. Online is one of the best medium nowadays, I'm telling you sir. And I realized this in COVID period. जब nothing was there, तो हम सब ऑनलाइन के भरोसे ही हो गए थे। न्यूज़पेपर्स भी कई बार आने बंद हो गए बीच में, तो डिस्कशंस के ज़रिए ही हमारा करंट अफेयर्स हो रहा था। सो एवरीथिंग आपके पास है, डेटा पैक यदि आपके पास है, आप सब देख सकते हैं। प्रिपेयर करिए और बिलीव इन योर सेल्फ। ज़रूर होता है। बिफोर अ फ्यू डेज़ मैं एस्पिरेंट कम्युनिटी में ही थी, आपने कहा आज जर्नी ख़त्म हुई है, 24 सितंबर की शाम तक मैं एस्पिरेंट थी। तो मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं एप्रीहेंशंस होते हैं। फेथ रखिए, गोल पे नज़र रखिए, लगे रहिए, एंड आई थिंक यू विल क्रैक इट। ओके, जागृति, जैसे कि आपने बात की कंसिस्टेंसी की, सो मेरे अकॉर्डिंग भी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है इस यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। सो आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि आप 5 दिन पढ़े फिर फ्लो टूटा, या आप 1 महीना पढ़े फिर फ्लो टूटा, या घर में कुछ ऐसा इशू हुआ, कोई आया? ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ हो जाती है और हम अपना फ्लो तोड़ देते हैं। तो ये आपके साथ अगर हुआ तो आपने उसके लिए क्या किया? देखिए, कंसिस्टेंसी जब आप शुरू करते हैं पढ़ाई, वो सभी के साथ है कि आप 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन उठने का ही मन नहीं करेगा। तो मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। मैं 3 दिन मैंने, क्योंकि जॉब छोड़ देने का जो एक वो आपने कहा ना स्ट्रगल, वो पुश करता था कि नहीं नहीं बैठ के पढ़ना ही है, फिर भी दिक्कत होती थी। तो पहले मैं 3 दिन पढ़ती थी, और चौथे दिन मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे पढ़ती थी। सुबह पढ़ लिया 4 घंटे, और सारा दिन थोड़ा सा लाइट रहा मेरा। धीरे धीरे इसको फिर 4 डेज़ बनाया कि 4 डेज़ के बाद ब्रेक, फिर 5 डेज़ के बाद ब्रेक। उसके बाद फिर ये हो गया कि मैं 6 डेज़ पढ़ने लग गई। 2-3 महीने में आ जाता है। और जब आपके पास डेली टारगेट होंगे ना, माइक्रो टारगेट्स, आपको मालूम है आज इतने टॉपिक्स हो जाने चाहिए, तो वो पुश करने लगेगा। 3-4 महीने में ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए, और फाइनली फिर आप बैठने लगेंगे। 6 दिन और संडे रिलैक्स, ऐसा एक शेड्यूल बना करके चलिए आप। और जैसा आपने डिस्टर्बेंस की बात की, तो थोड़ा सा ये सेक्रीफाइस मांगता है एग्ज़ाम।
जैसे मैंने अपना आना जाना थोड़ा कम कर दिया इधर उधर। घर पे भी लोग बीच बीच में आते थे, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोविड भी आ गया था बीच में। पर एक कमरे में बैठ कर के वो कमरा बंद कर देना, सभी को बोलना कि धीरे धीरे बात करें। जैसे अगर किसी ने सुना हो कि मैंने टीवी नहीं देखा है, 4 साल से हमारे घर में टीवी है ही नहीं, क्योंकि पहले मेरा भाई पढ़ता था, फिर मैं पढ़ती थी, तो तेज़ आवाज़ में डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस तरीके के सेक्रीफाइसेस लग जाते हैं। बाकी यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो आप इन चीज़ों को तो आप ओवरकम कर ही लेंगे। सो जो आपने ये अचीव किया है, इसमें नो डाउट कि आपका बहुत हार्ड वर्क लगा है, स्ट्रगल लगा है, बट उसके बाद भी कहीं न कहीं फ्रेंड्स, फैमिली, किसी का रोल रहता है। तो आपके इस जर्नी में किसका रोल रहा और किसको श्रेय देना चाहेंगी आप? बहुत सारे लोग हैं क्रेडिट के लिए, तो मेरे सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे जॉब छोड़ने का डिसीजन सपोर्ट किया। और उसके बाद भी जैसे कोविड आ गया, तो घर में वो माहौल देना कि भाई मैं पढ़ रही हूँ तो उतने से उतने घंटे तक डिस्टर्ब ना करना, और समय पे हर चीज़ डिसिप्लिन वे में चलती रहे। मेरे भाई ने जैसे कि बंद हो गए थे सारे सेंटर्स, तो ऑफलाइन जो एक टेस्ट देने का माहौल होता है वो घर पे क्रिएट करने के लिए मेरा भाई, मेरे मम्मी, कोई भी वो टाइमर खुद लगाते थे, खुद पेपर देते थे, वो पेपर छीन लेते थे प्रैक्टिकली। तो आप भी अगर आप घर से दे रहे हो तो आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को बोलो कि वो 2-3 घंटे जो भी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है टाइमर लगाए, उसके बाद आपसे बिल्कुल वैसे ही स्नैच कर ले जैसे एग्ज़ाम हॉल में करते हैं। उससे क्या होता है, प्रेशर झेलने की आदत, क्योंकि वहाँ भी आपको प्रेशर होता है कि अरे नहीं वो अभी लेने आ जाएंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। उसके अलावा मेरे भाई, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से है, तो थोड़ा सा ये बायोटेक वगैरह पढ़ा देता था वो भी। बाकी तो मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट ये था कि वो मुझ में बिलीव करते थे। डेफिनेटली आप उन लोगों के साथ रहिए जो आप में बिलीव करें, नेगेटिविटी से आपको दूर रखें। बहुत लोग मिलेंगे ये बोलने वाले कि, मुझसे भी कुछ लोग थे कि जॉब छोड़ दिया, क्या करोगे, अब नहीं होगा, टाइम लगेगा। उन लोगों से दूरी बनाइए, उन लोगों से रहिए जो आपको बोलें कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे। क्योंकि जब हम रोज़ ऐसी बातें सुनते हैं तो इट बिकम्स आवर एटीट्यूड। सो जस्ट मेंटेन अ पॉजिटिव सर्कल। ओके, जागृति, जैसे कि आपने बोला कि बहुत लोग नेगेटिव माहौल बनाते हैं। सो आपने क्या ऐसा तैयारी करने से पहले ये निश्चित कर लिया था कि मुझे करना है तो यही करना है? क्योंकि कुछ लोग ईगो पे ले जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ठीक है हम ट्राई करेंगे, हम बेस्ट देंगे, हमें करना है ये। बट क्या माइंड में कहीं ये भी था कि ठीक है अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे लाइफ में बढ़ेंगे? सर देखिए, जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए आते हैं तो 100% अटेंशन आपका उस पे होना चाहिए। प्लान भी होना अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आज इतने स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यही एक फील्ड हो। डेफिनेटली करियर भी होना कोई बुरी बात नहीं है। और ओनली आईएएस इज एन एग्जाम्पल, आई थिंक सर वॉज ऑल्सो एन एस्पिरेंट एंड टुडे ही इज़ हैविंग सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव। सो देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्लोर। बट स्टिल जब आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करने आए हैं तो आपके पास ना कोई चॉइस होनी चाहिए, ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। सिर्फ तब आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस रहें, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी होनी चाहिए उस ड्यूरेशन में। जब आपको ये लगे कि आप अपना 100% दे चुके हैं एंड आई थिंक नाउ टाइम हैज़ कम, तो फिर आप दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड बट जब तैयारी करनी शुरू करें तो एटलीस्ट कीप योर ब्रेन टोटली फोकस्ड ऑन दिस थिंग। बाकी कोई मेरा ईगो पॉइंट नहीं था, मुझे ये था कि मुझे ये करना है, और एक ये मेरी बिलीफ थी कि अगर मैं 100% दे दूंगी तो हो ही जाएगा। तो ओके, बस। जागृति, मुझे जैसे पता है कि आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और सोशियोलॉजी खुद में ही एक बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है, बट उसके साथ ही साथ वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में हमें उसके रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, बहुत स्कैटर्ड है उसके मटेरियल। तो उसको लेके आपने कैसे मतलब उसका सोल्यूशन कैसे निकाला आपने? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि उसके रिसोर्सेज काफ़ी स्कैटर्ड हैं। फिर भी मैंने एक नितिन सांगवान सर की बुक है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ बांधने की कोशिश की है सब्जेक्ट को, उसको बेस मटेरियल बनाया। पिछले 10 साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स उठा लिए, उसमें से बिट्स एंड पीसेस में इन्फॉर्मेशन ऐड करती जाती थी बुक्स में, पेजेस लगा लगा के। अगर थिंकर्स में मुझे कहीं प्रॉब्लम हुई तो कोई यूट्यूब पे वीडियोस अगर थिंकर्स के पड़े हुए हैं जनरली, क्योंकि सोशियोलॉजी के बहुत सारे गवर्नमेंट के लेक्चर्स भी पड़े रहते हैं, उनको देख लिया, या फिर इग्नू का मटेरियल पढ़ लिया, और उसमें से बिल्कुल पॉइंट वाइज फॉर्मेट में डेटा ले करके ऐसे मैंने इकट्ठा किया। सोशियोलॉजी में थोड़ा मुझे लगता है आपकी सोसाइटी की समझ कैसी है वो इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी तरफ से इनपुट्स भी दीजिए। जैसे पेट्रियार्की में है, हालांकि ये ऐसे में आया था, बट स्टिल लाइक विमेन चेंजिंग देयर सरनेम्स आफ्टर मैरिज और लिविंग देयर ओन हाउस आफ्टर मैरिज इन ऑल कंट्रीज रिलीजन्स। What is this? This is patriarchy. So political, economic, fine. In our daily life also we see it. मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मार्क्स का एक कंसेप्ट है एलियनेशन का, कि अगर आप अपने जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप उससे डिटैच हो जाते हैं, और उसका फिर क्रिटिसिज्म होता है कि नहीं, जब वो डिटैच होता है तो वो इनोवेटिव होता है। तो मैंने एग्जांपल दिया MS धोनी का, कि वो रेलवेज़ की जॉब में एलियनेटेड थे, तो उन्होंने छोड़ करके इनोवेट किया, अपने आप को इतना अच्छा क्रिकेटर की तरह इस्टेब्लिश किया।
If he was not alienated, he would have been in railways. So these kind of examples show कि आपका कितना समझ है सब्जेक्ट को लेके. तो एक तो ये जो रिसोर्सेज मैंने बताया उनको एक जगह समेटना है, बुक में ही पेजेस लगा लगा करके उसको कंप्लीट करिए. उसके अलावा ये एग्जाम्पल्स को जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो एक छोटा सा सोचिए क्या कोई एग्जाम्पल हो सकता है जो मैं, और हर क्वेश्चन में एक दो एग्जाम्पल, ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन की वो थ्योरी की जगह एग्जाम्पल ही बन जाए. ऐसा करेंगे तो आपकी सोसाइटी की समझ दिखेगी, एक होलिस्टिक कंसेप्ट दिखेगा. करंट अफेयर्स से रिलेट करिए, और सोशोलॉजी इज़ अ वंडरफुल ऑप्शनल डेफिनेटली. सो आई थिंक यू कैन डू इट दिस वे. ओके, सो जैसे कि आपने बोला कि जैसे कार्ल मार्क्स की एलिनेशन की बात हुई तो आपने उसमें एक एग्जांपल दिया. सो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल थिंकर्स के उसमें व्यूज़ होते हैं, और उसके साथ आपको अपना खुद का भी एग्जांपल पुट करना होता है, और कहीं ना कहीं जो थिंकर्स के व्यू पॉइंट है उससे थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन उसका होना चाहिए. सो आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं आती थी कि एक ही चीज़ को लेकर 4 थिंकर ने बोला है और वो कौन-कौन थिंकर ने क्या-क्या बोला है उसको मेमोराइज़ करना, कहीं आपको डिफ़िकल्टी लगती थी वो? देखिए, शुरुआत में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, स्पेशली एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होना जहाँ पर हर चीज़ एकदम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होती है. इट इज़ व्हाट इट इज़. सोशियोलॉजी में मैं सोचती थी जो भी क्वेश्चन आता था कि अगर व्हाट डू यू थिंक अबाउट पैट्रियार्की, व्हाट डू सोशियोलॉजिस्ट थिंक अबाउट पैट्रियार्की. अननेसेसरी राइटर्स को अवॉइड किया. एक तो जो स्टैंडर्ड राइटर्स हैं वो, और हर टॉपिक में कुछ जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन में डेविस एंड मोर, उनका इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और मैं छोटे छोटे लाइंस में लिखती थी कि एग्जैक्टली उनका थॉट प्रोसेस कैसा था. जैसे मार्क्स का थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस वाला थॉट प्रोसेस था, डर्कहाइम फंक्शनलिज्म की तरफ ओरिएंटेड था. तो अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया है, उतना रटना नहीं पड़ेगा. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स. सो अंडरस्टैंड देयर कोर आइडियोलॉजी कि फंक्शनलिज्म है तो वो किस तरह से काम करती है, और फिर खुद सोचिए कि अच्छा तो वो रिलीजन के बारे में क्या सोचता होगा, एंड देन चेक इट. सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट वे. एंड डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट आप 5 थिंकर्स, जब आप सब टॉपिक्स करते हैं हर उसमें 5 थिंकर्स आप कर लीजिए. थिंकर्स कोट करना हेल्प करता है. अपना ओपिनियन नहीं भी देंगे, मैंने ज़्यादा अपना ओपिनियन नहीं दिया, वो चल जाएगा. थोड़े से फॉर वाले थिंकर्स, थोड़े अगेंस्ट वाले थिंकर्स, और एक सम अप की डायनामिक्स का कंसेप्ट है और इस तरह का कुछ. आई थिंक यू कैन मैनेज इट दैट वे. ओके, सो जैसे कि आपने रिसोर्सेज की भी बात की थी, बट कहीं ना कहीं जो आप मतलब रिसोर्सेज आपने बताए, बट उसके पीछे भी बहुत लंबी जर्नी रही होगी, क्योंकि हर चीज़ को आप एलिब्रेट यहाँ कर नहीं सकते हो. सो बट अगर हम बात करें, क्या आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नितिन सांगवान और यही 2 चीज़ फॉलो किया आपने और इग्नू फॉलो की, इसके अलावा हॉलम्बर्स, रिट्जर कुछ नहीं पढ़ा आपने? हॉलम्बर्स, रिट्जर वाली बुक्स मैंने देखी भी नहीं है. फॉरगेट अबाउट रीडिंग. आई डोंट नो हाउ द बुक्स लुक. सो आई डिडंट डू इट. एंड इवन फॉर इंडियन राइटर्स ऑल्सो, इग्नू का मटेरियल भी सिर्फ जहाँ मुझे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, जैसे थिंकर्स में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए, उसको पढ़ लीजिए क्योंकि सिंपल लैंग्वेज है. मैंने यही रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, और मैंने डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो टेस्ट सीरीज से भी आपको इनपुट्स मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम और स्पेस दोनों लिमिटेड है एग्जाम में. तो यू कैन रीड रिट्जर, यू कैन रीड एवरी बुक वॉट एवर इट इज़, बट हाउ मच विल यू रीप्रोड्यूस. और हाँ, थोड़ा सा मैंने तुषारांशु शर्मा सर के जो नोट्स हैं वो उनके ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. उसके जो पेपर 2 में टॉपिक्स हैं जैसे कि विमेन हो गया, चाइल्ड लेबर, इस तरह के, उसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले, बट वो बहुत होलिस्टिकली मैंने पढ़े नहीं हैं. ओके, ग्रेट. अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये बोलना चाहता हूँ, या आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 2022 के लिए बहुत बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दिए और सफिशिएंट टाइम भी है, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा पॉइंट बोलना चाहें कि वो ध्यान दें और उस पॉइंट पे ध्यान रखते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करें? देखिए, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, सिलेबस को और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में प्री मेंस में उन्हें समझ लीजिए. ये आपकी डायरेक्शन, ये आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देता है. अदरवाइज़ फिर बीच में समझ में नहीं आता क्या पढ़ें और क्या छोड़ें. लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए. देखिए, बुक लिस्ट बहुत सारे टॉपर्स अपनी अपनी बताते हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं बताई हुई होगी. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू राइट अ ब्लॉग जहाँ मैं ये सारी चीज़ें कंपाइल करके डाल दूँ. बुक लिस्ट एक बार फाइनलाइज कर लीजिए, लिमिटेड रखिए, बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और फीडबैक लीजिए. बाकी डोंट लूज़ होप. एंड वन मोर थिंग, आई थिंक 1 ईयर में हो जाता है. डेफिनेटली मेरे को कोविड के कारण वो एक्सटेंड हो गया था पीरियड, बट स्टिल आई थिंक 1 ईयर इज़ गुड फॉर यू. सो कीप योर स्पिरिट्स वेरी हाई, एंड बिल्कुल टारगेट तो फर्स्ट अटेम्प्ट का ही रखो. वट एवर हैपन विल सी इट, बट एंड आई थिंक यू विल डू इट. बी कंसिस्टेंट. ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, थैंक यू सो मच जागृति, आपने समय दिया, और हम आशा रखते हैं कि आप आगे समय निकाल के कभी बच्चों के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए कुछ सेशन रखें, सो दैट कि उनको और एलिवेटेड तरीके से आपको गाइड कर सकें. थैंक यू सो मच जागृति.